कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अभी। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी, बताइए। ओके, तो एक्स एक्सेस पर टाइम है, एक्स एक्सेस पर टाइम दे रखा है और वाई एक्सेस पर स्पीड दे रखा है। क्वेश्चन वही है जो लास्ट क्लास में दे रहे थे। ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ इसका, और इसके 4 पार्ट्स हमने करे थे, 2 पार्ट्स हो रहे हैं, 2 पार्ट्स अभी कर देते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये फिगर थी, इसका 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। इसका 5वां पार्ट ई लिखें, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। तो रिटार्डेशन हम कैसे निकालते हैं? जब भी कभी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी जो स्पीड है ना, वो कम हो रही है, स्पीड हमारी घट रही है। और जब स्पीड घट रही है तो इसका मतलब क्या है कि रिटार्डेशन। इसका मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो आप ये देखिएगा कि रिटार्डेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आप ये लिखेंगे रिटार्डेशन स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये BE, और बेस कितना है? EC। तो BE कितना है? ये नीचे से लेकर ऊपर तक की हाइट BE कितना है? 6 है। और ये E से लेकर C तक की हाइट की कितना है? ये भी 6 है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो रीज़न क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि मैं रिटार्डेशन लिख रहा हूँ, तो रिटार्डेशन को सीधा सीधा लिखेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है ये वाला पार्ट? बताइए रुद्रा, ठीक है। अब इसके बाद F पार्ट, इसका अगला पार्ट देखिएगा। F में क्या दे रखा है? फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। तो A से B तक ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी? तो आप ये देखिएगा, हमें यहाँ पर अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकालूँ तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि A से B तक बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, आपको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? A से B के नीचे का जो एरिया है वो शेड कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ कैसे निकलेगा ये, मतलब ए बी के नीचे का एरिया तो क्या हो गया रेक्टेंगल बन गया ना, ए डी ई बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई बी। तो अब रेक्टेंगल जो ए डी ई बी है इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो ए डी इंटू डी ई। अब ए डी कितना है 6 और 4 से लेकर 10 तक ये भी तो 6 हो गया, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया, 6 इंटू 6 36, तो 36 आ गया। एरिया तो वैसे 36 क्या होता है स्क्वायर यूनिट्स होता है, लेकिन एरिया निकाल कर हमारा निकलता क्या है यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा मीटर में होगा, तो 36 मीटर, क्योंकि यहाँ टाइम सेकंड्स में दे रखा है और स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड। बताइए क्लियर है, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर हम एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, a car is moving on a straight road, car is moving on a straight road with uniform acceleration, car is moving on a straight road with uniform acceleration, full stop. The following table gives the speed of the car the speed of the car at various instants of time. At various instants of time. At various instants of time. देखिएगा टेबल क्या दे रखी है, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, इधर लिखा है स्पीड मीटर पर सेकंड और टाइम इन सेकंड्स। फाइव 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 और का ये तो डेटा दे रखा है, टेबल दे रखी है। फिर है ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल। By choosing a convenient scale, full stop, determine from it first है the acceleration of the car,
acceleration of the car. Second है the distance traveled by the car in 50 seconds. The distance traveled by the car in 50 seconds. ठीक है, तो अब जो डेटा दे रखा है इस डेटा के हिसाब से मेरे को फिगर भी बनानी है, मेरे को ग्राफ बनाना है इसका, और उसके बाद जो ये पूछा है हमने ये करना है। तो देखिएगा, a car is moving on a straight road with uniform acceleration. The following table gives the speed of the car at various instants of time. ठीक, ये टाइम दे रखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं क्या करूँगा, 10-10 सेकंड का गैप ले लूँगा, और जो स्पीड दे रखी है वो आप देखिए 5 का मल्टीपल में दे रखी है, सर 5, 10, 15, 20, 25, 30, वो 5 के मल्टीपल में, तो 5-5 का गैप ले लेंगे वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पर स्पीड बना लेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50। अब 0 पर स्पीड कितनी थी, 5 थी। जब टाइम 0 है तो स्पीड थी 5, तो 0 पर 5 पर डॉट लगा दीजिए। जब टाइम 10 था तो स्पीड भी 10 थी, तो 10 के आगे ऐसे डॉट लगा दीजिए। जब टाइम 20 हुआ तो स्पीड हो गई 15, तो टाइम 30 हुआ तो स्पीड हो गई 20। थर्टी पर स्पीड हो गई 20। फोर्टी पर स्पीड हो गई 25। फोर्टी पर स्पीड हो गई 25, 50 पर स्पीड हो गई 30। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। आपको कह रहे हैं कि थोड़ा स्पीड टाइम ग्राफ बाई चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, तो हमने एक स्केल लेकर और ये ग्राफ बना दिया। अब हमने ये कहा बाई चूजिंग अ कन्वीनियंट स्केल, तो जो हमने स्केल चूज़ करा है वो स्केल हम यहाँ पर लिखेंगे भी, यहाँ पर लिखेंगे स्केल और लिखेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 10 सेकंड के बराबर है। भाई ये जो हम जो डिविजन्स होते हैं ना ग्राफ पेपर में, जो डिविजन्स दे रखे होते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 10 सेकंड के बराबर है। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड कितना हो गया?
अब आगे देखिए स्केल तो हमने सॉरी ग्राफ तो हमने बना लिया। फिर फर्स्ट पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द कार, आपको कार का एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए क्या होता है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है ना, इसका स्लोप निकालना होता है आपको। आप इसका स्लोप निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आपके पास एक्सेलरेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे acceleration of the car is equal to slope of speed time graph. स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए एक लाइन में ऐसे बना लेंगे, मतलब जो भी हमको लाइन दे रखी होगी, जैसे कि ग्राफ दे रखा है, तो हमें क्या करना है कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे करना है ताकि राइट ट्रायंगल बन जाए। राइट ट्रायंगल यहाँ पर ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी, ए बी सी। तो आप ये कहेंगे स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसमें सी ए का स्लोप निकालेंगे। अगर देखिए लाइन हमारी एक्स एक्सिस से यहाँ से ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही होती, तो जो हमारा एक्स एक्सिस वाला लेंथ है वही हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हो जाता, वही बेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है 0 जब सेकंड था इनिशियली हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि हमको जब स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप निकालने के लिए राइट ट्रायंगल मुझे ना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल कैसे बनाया, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो, और जो फाइनल पॉइंट है उसको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो। इनिशियल पॉइंट क्या था सी, वही ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जो फाइनल पॉइंट है उससे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल। दोनों जहाँ मिलेंगे उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये ए बी अपॉन बी सी हमारे पास स्लोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी कितना है भाई, 5 से लेकर 30 तक वाली लेंथ, तो 30 माइनस 5 यानी कि 25, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। और बेस कितना, 0 से लेकर 50 तक, 50 माइनस 0, 50 भी लिख दो चलेगा। जैसे इसको भी आपको दिखाई दे रहा है 5 से 30 तक, तो 25 ही होगा, तो 30 माइनस 5 ना भी लिखो तो भी चलेगा। न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 15, 25 बन जा 25 हो जा। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसको क्या 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड्स। तो 0 से लेकर 50 सेकंड तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो ये पूरा का पूरा इसके नीचे सी ए के नीचे का ग्राफ, वो सॉरी एरिया। पूरा एरिया शेप कर दीजिए, ए बी सी, ये पॉइंट ओ है, इसको डी बोल दीजिए, डी।
distance traveled by the graph is equal to area under speed time graph, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, एक तो ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। एक तो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCBD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCBD। ये हो गया, समझ गए मेरी बात भाई। ग्राफ तो ये है ना, C से लेकर A तक, तो इसके नीचे का पूरा एरिया तो एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो हाफ बेस कितना हो गया BC और हाइट कितना हो गया AB, हाफ BC इंटू AB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCBD। तो रेक्टेंगल OCBD का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि OD इंटू OC। हाफ इंटू, अब BC देखिएगा कितना कितना है, ये BC ये कितना है 50 है, मल्टीप्लाइड बाई AB कितना है AB, तो 30 माइनस 5 ये हो गया 25। हाँ, और OD इंटू OC, तो OD O से लेकर D तक ये कितना है 50 और OC कितना 5, तो 50 इंटू 5। तो 225 या 25 इंटू 25 इज 625, 50 इंटू 5 इज 250, तो 600 प्लस 200 800, 50 प्लस 25 इज 75, तो 875 क्या मीटर, 875 मीटर। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। रुद्रांश और अभिराज बताइए, क्लियर है दोनों को, ठीक है। उसके बाद हेडिंग में आइएगा कि टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। हमने 3 इक्वेशन देखी थी मोशन की। पहली थी V इज इक्वल टू U प्लस AT, दूसरा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा T स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो इनको हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव कैसे कर सकते हैं बताइए। मिटा दो, नोट कर लिया हो तो मिटा दो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे ये मिटा दो इतना वाला पोर्शन। derive equations of motion by graphical method. एक ग्राफ बना लेंगे इसमें, वो एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशंस जो है वो प्रूव हो जाएंगे।
तो हमने ये कहा था कि ऐसे O A B ग्राफ तो देखिए बस इतना ही है, ए से लेकर बी तक, बाकी सब जो डॉटेड लाइन है वो मैं इसको मैच करने के लिए बना रहा हूँ। O A B इस पॉइंट को बोला C, इस पॉइंट को बोल दिया हमने D, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा कि O से लेकर E तक यानी कि टाइम जब 0 सेकंड्स था, ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी थी, हम वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं वेलोसिटी, तो जो हमारी वेलोसिटी थी वो कितनी थी u थी, ठीक है। 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी होती है उसको u बोलते हैं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, O से लेकर D तक जब बॉडी ने ट्रैवल करा तो उसका टाइम टेकन बाय द बॉडी इज t, तो टाइम टेकन कितना था t था, तो t टाइम में उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई v हो गई। ये कैसे पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला पॉइंट पर हमने मैच करा तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें दिखाई दी। बताइए ये सभी को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब नोट करें, कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एज शोन इन फिगर। velocity time graph of a body as shown in figure, full stop. First लिखें to derive v is equal to u plus at. V is equal to u plus at. यहाँ पर लिखिएगा we know that acceleration of a body is defined as a is equal to slope of a यानी कि एक्सेलरेशन a is equal to slope of velocity time graph, velocity time graph का slope, और velocity time graph का slope कैसे निकलेगा भाई आप ये देखिए ग्राफ तो ये है ना ए बी, ग्राफ तो ये है ए से बी, बाकी जो डॉटेड लाइंस हैं उसको ग्राफ को मैच करने के लिए कि एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रही है, वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रही है, वो मैचिंग के लिए हमने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप तो सिर्फ इतना ही आएगा ना, स्लोप ऑफ ए बी बी सी अपॉन ए सी। स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी।
बी सी अपॉन ए सी, और बी सी क्या हो जाएगा भाई, बी डी माइनस सी डी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बन गया, ए इज इक्वल टू, हाँ जी, बी सी को क्या लिखेंगे, बी सी कैसे बनेगा, ये बी डी में से सी डी को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी सी आ जाएगा। बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी, ए सी कितना है, ये ए सी, ए सी को आप ओ डी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा आप जरा बताइए मेरे को, ये बी डी कितना है, बी से लेकर डी तक वाला जो है ये कितना है, ये बी है, और सी डी कितना है, जो सी डी होगा वही तो वो होगा, यानी कि यू, तो बी डी हो गया बी और सी डी हो गया यू, तो बी माइनस यू अपॉन ओ डी, ओ से लेकर डी तक, ये कितना हो गया, टी हो गया। अब टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ए टी, बी माइनस यू को इधर ले आओ, इधर प्लस हो गया, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू बी, पलट कर लिख दीजिए, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए क्लियर? ठीक है जी। अब जरा सेकंड इक्वेशन देखते हैं, जैसे ये तो था बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड देखते हैं, टू डिराइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन डिराइव करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ शुरुआत करेंगे हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, यहाँ पर शुरुआत करेंगे डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दैट displacement is defined as S is equal to area under velocity, area under velocity time graph। velocity time graph के नीचे का जो एरिया है उससे हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट S is equal to area under velocity time graph, ये हो गया। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये पूरा एरिया निकाल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें देखिएगा कि जब हमें एरिया निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का, तो हम कहेंगे कि ये ए बी के नीचे का जितना भी एरिया है, पूरी की पूरी जो फिगर है, ये दो अलग अलग शेप्स में डिवाइड हो गई, एक तो ट्राइंगल बी सी ए और एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी, है ना। तो ये दो अलग अलग फिगर्स में डिवाइड हो गई। हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। रेक्टेंगल ओ ए सी डी का एरिया, बी सी ए का एरिया और ओ ए सी डी का एरिया, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये जो ट्राइंगल है बी सी ए, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए सी इंटू बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, तो ओ ए सी डी इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ डी, ए सी इंटू बी सी। तो ए सी देखिएगा क्या है, ए सी ये कितना है, ये है टी,
मल्टीप्लाइड बाई बी सी कितना है, बी सी देखिए पहले भी निकाल चुके हैं, जो बी सी है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी डी माइनस सी डी, यानी कि बी में से यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बी सी कितना है, बी माइनस यू, बोलो समझ गए, बट बी सी को मैं बी माइनस यू बोल दूँ, ठीक, बता दिया मुझे, कोई चीज़ समझ में आएगा शाम को बी इंटू बी माइनस यू प्लस ओ ए इंटू ओ डी, तो ओ ए कितना है यू और ओ डी कितना है टी, तो यू इंटू टी, ये हो गया यू टी, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि ये जो u इंटू टी है इसको तो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी को तो लिख दिया पहले प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू को जरा खुद देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में मैं प्रूव कर चुका हूँ, v माइनस यू की वैल्यू ए टी के इक्वल होगी, ठीक है, तो इसको लिख देंगे ए टी, इक्वेशन वन से हमने ये वैल्यू ले ली, एस इज इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलिए क्लियर, सही है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक, ये जो हम कर रहे हैं ना ग्राफिकल मेथड से इनको इक्वेशन और मोशन को डिराइव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें अगर मोशन वाला चैप्टर आ रहा है तो उसमें ये चीज़ ना पूछी जाए, सभी स्कूलों में पूछा जाता है, ठीक है। एक तो मैथमेटिकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ए की ग्राफ बनेगा, ए की ग्राफ से पहली इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, दूसरी में आपको डिस्टेंस ट्रैवल का लगाना है, तीसरी में भी ये लगाना डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिएगा वही लिखेंगे, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज displacement is defined as, फिर वही mass is equal to area under velocity time graph, अब यहाँ पर जो हमने एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला था वो इस तरह से निकाला था कि हमने जो पूरा का पूरा ग्राफ है ना उसके नीचे का जो एरिया है उसको ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया था कि एक ट्राइंगल होगा और एक रेक्टेंगल होगा, दोनों का एरिया निकालो, दोनों का ऐड। अब क्या करेंगे, इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है ये जो पूरी फिगर है ना ओ ए बी डी, ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम नहीं हो गया। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं और बाकी की दो साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ओ ए और बी डी ये दोनों तो पैरेलल साइड्स हो गए, ठीक। ट्रेपेजियम का एरिया बताइए, किसी को याद है क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम को हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ही निकालना है लेकिन अलग तरीके से, आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, sum of
पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA और BD। डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, OD, यानी कि T, तो पहले OD OA प्लस BD, हाँ जी, OA कितना है U और BD कितना है B, तो लिखें U प्लस B, और OD कितना है T, OD हो गया T 1/2, ये जो U प्लस B है इसको पलट कर लिख दो V प्लस U, और ये जो T है ना, इस T को क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ से T की वैल्यू निकालूँ तो T इधर चला गया, A इधर चला गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं T की वैल्यू निकालूँ तो लिख सकते हैं उसको V माइनस यू अपॉन A, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। रुद्रांश और अभिराज बता देना, ना समझ में आए तो कुछ भी बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझिए, ठीक है, चलिए जी, तो फिर आगे बढ़ूंगा। रुद्रांश क्लियर है, बताओ, ठीक है, ध्यान लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, S इज इक्वल टू 1 इंटू V प्लस यू इंटू V माइनस यू, ये क्या हो गया, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू A कितना हो गया 2A, 2A को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 2AS, और माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, बन जाएगा प्लस का यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर, पलट कर लिख दो, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यही प्रूव करना था, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन डिराइव होगी, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में याद रहे, ये जो पहली इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन को लेकर चलना है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है कि A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को जब डिराइव करना है तो डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जब एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, कैसे निकालेंगे। फिर जब तीसरी इक्वेशन को डिराइव करना है फिर वही लेकर चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम जब एरिया निकालेंगे तो एरिया पूरे के पूरे ट्रेपेजियम का निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया याद रखना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होगा। तो ये जो डेरिवेशन है इनका इक्वेशंस ऑफ मोशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगला नोट करें, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर खत्म हो गया आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हेडिंग डालें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें देखिए मैंने बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, बॉडी और एन
is called circular motion. It is called circular motion. फिर लिखें when a body moves in a circular path with uniform speed. Next point लिखेंगे when a body moves in a circular path with uniform speed. Its motion is called uniform circular motion. Its motion is called uniform circular motion. इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. एग्जाम्पल लिखिए. एग्जाम्पल artificial satellites move in uniform circular motion around the earth. Artificial satellites move in uniform circular motion around the earth. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही घूमती हैं अर्थ के चारों तरफ. सेकंड in a three-door cyclist moving on a circular track or cyclist moving on a circular track with constant speed. Third लिखें. The movement of the hands of a clock. ये तीन इसके एग्जाम्पल हो गए. उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करवा दूँगा नेक्स्ट क्लास में. चैप्टर ये खत्म है. ठीक है. इसके बाद बता दीजिएगा कौन सा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. उसका रिवीजन. केमिस्ट्री करेंगे. केमिस्ट्री करा देंगे. ठीक है. एक बार करा चुका हूँ चैप्टर. अगर मान लीजिए कोई भी चैप्टर लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो बता देना. पहले उसका रिवीजन